आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे केमिस्ट्री का एक और महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज का। और ये टेस्ट सीरीज जो होता है सीरीज नंबर 7 है, ठीक है। इसके पहले हम लोग 6 सीरीज कर चुके हैं। इस सीरीज में भी जो होता है 30 क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। और ये कौन सा सब्जेक्ट का है जी? केमिस्ट्री का है। तो चलिए क्लास में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि 1 मोल NaOH बराबर होता है। कह रहा है कि 1 मोल NaOH किसके बराबर होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, 1 मोल NaOH, 1 मोल NaOH बराबर होता है 20 ग्राम NaOH के, कि 30 ग्राम NaOH के, कि कितना, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होता है? कोई भी पदार्थ 1 मोल क्या होता है? तो देखिए, जब देखिए NaOH दिया हुआ, अच्छा बताओ NaOH क्या है? अणु है, अणु का लो यौगिक है। ठीक है, कह रहा बताओ 1 मोल में क्या होगा। तो देखिएगा, याद रखिएगा 1 मोल में यहाँ पे संख्या से मतलब है जी। ठीक है, अगर मोलर मास भी निकाले तो ये 40 के करीब आता है। 23, 1, 24 और 16, 40 तो कहीं दिया भी नहीं है, तो मोलर मास से भी रिलेट नहीं करता। तो 1 मोल NaOH का आ रहा है, तो इसका हम लोग अणुओं की संख्या बताएंगे। तो 1 मोल अणुओं की संख्या कितनी होती है? 6.022 × 10 के पावर। और ये क्या होगा? अणु होगा। क्या होगा जी? अणु होगा। तो अणु की बात कर रहा है। तो बताइए, कह रहा 20 ग्राम NaOH नहीं होगा, 30 ग्राम NaOH ये भी नहीं होगा, 6.0 कितना 10 के पावर 23 ग्राम NaOH ये भी नहीं होगा। क्यों? अगर यहाँ पे अणु दिया रहता तो हो जाता। तो ये दिया, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। ठीक है, कितना होना चाहिए? 6.03 या 22 गुना उसके बाद कितना 23। अगला क्वेश्चन है कि टॉर इकाई है। कह रहा है कि टॉर किसकी इकाई है? टॉर, ठीक है, टॉर इकाई किसकी है? दाब का, तापमान का, आयतन का, कि इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी किसी का यूनिट पूछे ना तो एक बार ऑप्शन जरूर देख लेंगे। क्या देख लेंगे? ऑप्शन। हो सकता है कि आप टार के बारे में नाम नहीं सुने हो, लेकिन बाकी सबका तो आप देखो। तो आप जानते हो कि तापमान का मात्रा क्या होता है? केल्विन होता है। आयतन का क्या होता है? लीटर क्यू होता है ना। मीटर क्यू होगा या फिर लीटर होगा। ठीक है, मीटर क्यू होगा या फिर क्या होगा? लीटर होगा। और इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। तो कौन बच जाता है जी? दाब। तो दाब का मात्रा टॉर होता है। क्या होता है जी? टॉर होता है। या पास्कल भी होता है या एटकन भी होता है। क्लियर, याद रखिएगा। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि 1 टॉर बराबर कितना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा जब वायुमंडल की ऊपरी सतह पर पहुंचता है तो क्या होगा? उसका आकार बढ़ जाएगा, कि उसका आकार घट जाएगा, कि वह चिपक जाएगा, कि इसका आकार क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। बताना है कि जब कोई गैस से भरा हुआ, कौन सा गैस है जी? हाइड्रोजन गैस। कह रहा है कि जब गैस से भरा हुआ गुब्बारा ऊपर जाता है तो किस प्रक्रिया से कर जाता है? तो देखिएगा, यहाँ पे ना बॉयल का नियम काम करता है। कौन सा नियम काम करता है जी? बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल का नियम काम करता है। बॉयल का नियम क्या करता है? P समानुपाती कहता है, P व्युत्क्रमानुपाती 1/, देखो होता है V व्युत्क्रमानुपाती 1/P या P व्युत्क्रमानुपाती 1/V। तो कह रहा है क्या होगा? तो बताओ तो। जब दाब, देखिएगा, जब दाब घटेगा तो आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। और जब आयतन बढ़ेगा तो दाब क्या होगा? घटेगा। अभी बताओ, कोई चीज ऊपर जाता है तो दाब घटेगा कि बढ़ेगा? दाब घट जाएगा। दाब घटेगा जी। तो जब दाब घट जाएगा तो आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। तो ऐसा क्यों? आयतन बढ़ जाता है। आयतन का मतलब किससे रिलेट करता है जी? आकार से। ठीक है, आंसर होगा ए। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी परमाणु में धनावेशित कणों की संख्या बराबर होती है। कह रहा है कि किसी परमाणु में धनावेशित कणों की संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु द्रव्यमान के, कि परमाणु के संयोजकता के, कि परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन के, परमाणु संख्या। बताओ, किसी परमाणु में धनावेशित कण किस पे निर्भर करता है जी? यानी कि प्रोटॉन किस पे निर्भर करता है? तो प्रोटॉन किस पे निर्भर करता है जी? जेड पे निर्भर करता है। किस पे? जेड पे। किस, देखिएगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम सोडियम लिखे हैं, इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 11 है, तो इसमें प्रोटॉन कितना होगा? 11। और प्रोटॉन ही कैसा, कौन सा कण होता है? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव होता है। तो बताइए आंसर क्या होगा जी? परमाणु संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के किसी कोष में, ठीक है, कोष कह रहा है कि परमाणु की किस कोष में
इलेक्ट्रॉनों की संख्या महत्तम संख्या 32 होगी। बताओ किसमें अधिकतम होगा जी? तो देखिए के में होता है 2 गो, एल में होता है 8 गो, एम में होता है 18 और एन में कितना होता है जी 32। तो सबसे अधिक कितना होता है 32 होता है। कहोगे सर ये कैसे आप निकाल दिए? ये हम जानते नहीं है, तो आपको यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाए हुए हैं। सुनिए ये क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर का है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का प्रॉपर वीडियो 2 नहीं 3-4 बना हुआ है, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाए हुए हैं और उसके बाद क्वेश्चन भी चला हुआ है। तो किसी भी कोर्स में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालने का फॉर्मूला जो होता है कितनी होती है 2n स्क्वायर। तो 2 का 2 n का मान कितना था? 1 का ये 2 और एक 3 और ये 4, तो ये 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो 2 गुणे कितना 16, 16 दूना 32 हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या होगा जी? आंसर होगा कितना? अच्छा अभी तक हम लोग क्या किए हैं कि ये सेट नंबर 7 और 3 हम लोग करके फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या 11 है। कितनी है जी? 11 है। किसी तत्व की परमाणु संख्या 11 है तो उसकी संयोजकता होगी। बताना है कि उसका वैलेंसी कितना होगा जी? 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि उसकी परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करेगी। कौन होगा जी? 1 होगा। याद रखिएगा सोडियम एक, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 और वैलेंसी कितनी होती है? सबसे बड़ी बात कि ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? किस ग्रुप का? 1 का है। और ग्रुप 1 के तत्वों का वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। तो आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि HCl में कौन सा बंधन होता है? बताओ HCl में बंधन कौन होता है? विद्युत संयोजी, सहसंयोजी, कि ध्रुव सहसंयोजी, कि उप सहसंयोजी? बताइए कौन सा बंधन होता है किसमें? कौन सा होगा जी? देखिए HCl है, HCl। सबसे पहले बात सुन लो कि H पर में प्लस हो चाहिए माइनस हो गया। आपका होगा सर वो प्लस माइनस है तब तो ये आयनिक होने से आयनिक नहीं होगा। ये दोनों आधातु में काम किया जाता है। तो ये तो सहसंयोजी होगा। क्या होगा? सहसंयोजी। लेकिन सहसंयोजी में कैसा? ध्रुवीय क्या ध्रुवीय? ध्रुवीय का मतलब कि पोल होगा, ठीक है। ये पोलर होगा या पोलर नहीं होगा, ठीक है। तो देखो हम इसका जो है डाइपोल मोमेंट खींचेंगे यहाँ पे। तो देखो ये प्लस है तो वेक्टर का साइन इधर हो जाता है, किधर? इधर हो जाता है। ये डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है। तो कभी भी इसका डाइपोल मोमेंट ना न्यू नेट जो होता है कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जी? ध्रुवीय सहसंयोजी होगा। क्या होगा? ध्रुवीय होगा। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। कैसा बॉन्ड होगा? पोलर कोवैलेंट होगा। अच्छा कहोगे सर पोलर कैसे? तो देखिए पोलर का मतलब होता है कि असमान परमाणु से मिलकर बनाओ। कैसे मिलकर बनाओ जी? तो देखो तो हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग अलग है कि नहीं है? इसलिए सब संयोजन तो होगा लेकिन कैसा होगा? पोलर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ZnSO4 के घोल के कह रहा है कि ZnSO4 के घोल के विद्युत विच्छेदन से जिंक जिंक होता है। इस प्रक्रिया में जिंक आयतन का, ठीक है, उपचयन होता है, अपचयन होता है कि आयनीकरण होता है कि क्या होता है? निक्षेपण होता है। बात समझ में आ रहा? पूछ रहा है कि ZnSO4 है, ठीक है। ZnSO4 के घोल का जब विद्युत विच्छेदन होता है तो जिंक होता है। जिंक क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये जिंक विच्छेदन कराइएगा तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और बना लेगा Zn+2। Zn+। तो बताओ तो जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? बताओ ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है जी? तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन को ये दे रहा है और जो भी इलेक्ट्रॉन देता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, या हिंदी में उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन का देना उपचयन कहलाता है। या आपको 12th में पढ़ना है या फिर आपके जो पॉलिटेक्निक में चैप्टर भी है उसमें पढ़ना। अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी के काम में, किसके काम में? फोटोग्राफी के काम में किस यौगिक का प्रयोग होता है? फोटोग्राफी के काम में किस यौगिक का प्रयोग होता है? फ्लोरीन का, कि ब्रोमीन का, कि आयोडीन का? तो किसका प्रयोग किया जाता है जी? आयोडीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है TNT। अगला क्वेश्चन है जी कि TNT ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन, ये टॉल्यूइन है। ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन कह रहा है TNT
का इस्तेमाल होता है। टीएनटी का किसमें इस्तेमाल होता है? विरंजक के रूप में, विस्फोटक के रूप में, उर्वरक के रूप में, प्रशीतक के रूप में। तो टीएनटी का उपयोग बम बनाने में करते हैं, ठीक है ना, टीएनटी, ठीक है। ट्राइनाइट्रोटोलुइन, याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म। ट्राइनाइट्रो क्या होता है? टोलुइन होता है, टीएनटी का फुल फॉर्म। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि घरेलू गैस के सिलेंडर, कह रहा है कि घरेलू गैस के सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? घरेलू गैस के सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन और एसिटिलीन। कौन सा गैस भरा जाता है जी? तो भरा जाता है क्या? ब्यूटेन भरा जाता है, ठीक है। जो सिलेंडर होता है उसमें दो चीज होता है जी, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। एलपीजी किसका मिश्रण होता है जी? अरे घरेलू गैस का मतलब क्या है? एलपीजी। तो एलपीजी किसका मिश्रण होता है? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का, यानी कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी कि कितना, बेंजीन हेक्साक्लोराइड यानी कि कितना C6H6Cl2 का उपयोग होता है ईंधन के रूप में, धातुओं के निष्कर्षण के रूप में, कीटनाशक के रूप में, कि उपयुक्त सभी क्षेत्रों में। देखिएगा बेंजीन BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। याद रखिएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड का उपयोग जो होता है किसमें किया जाता है? कीटनाशक में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत में लगी आग को, विद्युत में लगी आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक का उपयोग करना उचित है? याद रखिएगा यहाँ पे आग किससे लगा है? करंट से लगा हुआ है। किससे लगा है जी? विद्युत से लगा हुआ है। तो किसका उपयोग करेंगे? जल अग्निशामक का। जल होगा तो और खतरनाक हो जाएगा। सोडा अम्ल अग्निशामक का, कि झाग वाला अग्निशामक का, कि कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक का। किसका प्रयोग करेंगे? सीसीएल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इसको पायरीन के नाम से जानते हैं, इस नाम को भी याद रखिएगा। सीसीएल को पायरीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? पायरीन कहा जाता है, ठीक है। सीसीएल को कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसी से आग बुझाया जाता है। तो अंदर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन, कॉपर, कॉपर का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? यानी कॉपर किस विधि द्वारा आपको प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है उपचायक परिष्करण, आसवन की विद्युत अपघटन की ऊर्ध्वपातन। तो इसके अंदर क्या होगा जी? इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। कौन सा मेथड जी? इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। परिष्करण कुछ रहना तो इसको लिखेंगे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड। कौन सा मेथड हो जाएगा? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेथड। अगला क्वेश्चन, इस्पात में कार्बन, इस्पात का नाम सुना है आप लोग? इस्पात एक मिश्र धातु है। इस्पात क्या है जी? मिश्र धातु है। जिससे लोहा बनाया जाता है ना, तो जब लोहा प्राप्त करते हैं तो लोहा का एक और रूप होता है इस्पात, ठीक है। एक होता है ढलवा लोहा, एक होता है पिटवा लोहा, और एक क्या होता है जी? इस्पात होता है। लोहा कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, ठीक। तो कह रहा है कि ढालवा लोहा से कम परंतु पिटवा लोहा से अधिक होता है। कह रहा है कि देखिए लोहा में ना अशुद्धि के रूप में हम लोग काउंट करते हैं किसको? कार्बन को। अगर लोहा में कार्बन ज्यादा है तो ज्यादा अशुद्ध है, कार्बन कम है तो अशुद्धि कम है। तो देखिए पहला लोहा का प्रकार कौन है जी? ढालवा। कौन लोहा? अच्छा पहले ढालवा लोहा, ढालवा लोहा। दूसरा कौन है? पिटवा लोहा। और तीसरा कौन है? इस्पात, ठीक है। तो ये दोनों तो ठीक होता है, लेकिन सबसे खराब कौन होता है? ढालवा लोहा। ढालवा लोहा से कल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कल जो है किससे बनता है? ढालवा लोहा से, ठीक। पिटवा लोहा से जो होता है, पिटवा लोहा से वो मशीन का जो पुली होता है जो घूमता रहता है उसको बनाया जाता है, माने मजबूत वस्तु बनाया जाता है। और ये इस्पात। तो देखिए सबसे खराब लोहा कौन है? आपसे पूछेगा भी कौन सा सबसे खराब है, तो कौन सा लोहा खराब? सबसे ढालवा। तो देखिए ढालवा लोहा से कम परंतु पिटवा लोहा से अधिक होता है। ढालवा लोहा एवं पिटवा लोहा दोनों से कम होता है, कि ढालवा एवं पिटवा दोनों लोहा से अधिक होता है। ढालवा लोहा से अधिक परंतु पिटवा लोहा से कम होता है कार्बन की मात्रा। है देखो दोनों में जैसे नहीं लिख दिया, मैं ठीक दीजिए। ढालवा लोहा से कम परंतु पिटवा लोहा से अधिक होता है। देखिए इस्पात में ना ढालवा लोहा से कम कार्बन होता है, ठीक है, माने अच्छा क्वालिटी का था, लेकिन पिटवा से क्या हो जाता है? पिटवा से अधिक हो जाता है। मतलब बात समझ में आ रहा है? जैसे कि इस्पात में पूछ रहा है कार्बन कितना होता है, तो ढालवा लोहा से क्या होता है? कम होता है।
P2 वाला से अधिक होता है। याद रखिएगा सबसे कम कार्बन किसमें होता है, सबसे कम P2 वाला, ठीक है, तो याद रखिएगा धार वाला कम होगा, P2 वाला से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि धातुओं की क्रियाशीलता माला में, आप लोग पढ़े हैं ना रिएक्टिविटी सीरीज, पढ़े होंगे एलिमेंट का रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसा करके होता है, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम होता है जी। धातुओं के सक्रियता माला में प्रत्येक धातु उन धातुओं के लवणों के विलयनों से संबंधित धातु को विस्थापित कर सकता है, उसके बाद आते हैं कि उसके पहले आते हैं कि उसके इतना पानी बन सकता है। आप सक्रियता श्रेणी कैसे जानते हैं, पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद क्या जी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिंक, और ये कह रहा है कि कोई धातु है, किसी धातु के लवण के जलीय विलयन से उसको विस्थापित करना है, तो कौन विस्थापित कर देगा, तो जो इसके ऊपर होता होगा तब नहीं करेगा जी। हम अगर आपको लोहा दें और क्या दें, जिंक दें, तो बताओ ये इसके लवण से विस्थापित करेगा कि ये करेगा, कौन करेगा, जिंक करेगा। जैसे हम एक लवण ले लें FeSO4 और इसमें जिंक डालें तो क्या विस्थापित होगा, बिल्कुल होगा, और बना लेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन विस्थापित करेगा, Fe अलग हो जाएगा। दूसरा देखो, अगर हम इसको ऐसे लिख दें ZnSO4 आप प्लस क्या लिख दें, लोहा लिख दें, होगा मोली। कौन विस्थापित करता है, जो उसके पहले आता है, क्या होता है जी, जो सीरीज में क्या आता है उसके पहले आता है, ठीक है। सक्रियता के धातुओं के माला में प्रत्येक धातु को उन धातुओं के लवण के विलयन से विस्थापित धातुओं को विस्थापित कर सकता है, जो किसको विस्थापित कर सकता है, तो जो पहले आएगा उसको नहीं करेगा, जो उसके बाद में आएगा उसको विस्थापित करेगा, ठीक। जैसे हाई करेगा, इसको हाई करेगा, लेकिन बाद ना हुआ लवण घुमा के क्वेश्चन दे दिया। कह रहा है कि सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि जिप्सम में ना सेटिंग का गुण सबसे क्या होता है, ज्यादा होता है। आप पीओ पढ़ोगे सीमेंट के महीन बनाने के लिए, कि सीमेंट में जमने के अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए, कि सीमेंट ये इतना के लिए, बताओ किसके लिए जी, क्या करने के लिए, कह रहा है कि सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है, तो सीमेंट के जमने पर अधिक शक्तिशाली बनने के लिए, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन, धूप में चश्मे में, कह रहा है कि धूप के चश्मे में, आता है ना धूप का चश्मा जी, सनग्लास, कह रहा है कि धूप के चश्मे में प्रयुक्त होने वाले कांच बनाने में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है, कह रहा है कि कांच का प्रयोग किया जाता है, सोडियम क्रोमेट, ठीक है, सोडियम क्रोमेट, सिलीनियम ऑक्साइड, की कैडमियम और सल्फेट, की फेरस ऑक्साइड, किसका प्रयोग किया जाता है बताइए, तो प्रयोग किया जाता है किसका, फेरस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि हैबर प्रक्रम में, कौन सा प्रक्रम में जी, हैबर प्रक्रम में, हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, मैग्नीशियम और पेंटाक्साइड, वेनेडियम पेंटाक्साइड, मेलबेडियम प्लस मिश्रित लोहा, कि मैग्नीज डाइऑक्साइड, की सिल्वर नाइट्रेट। अभी हाल में इसको पढ़ाया भी गया, बताइए आपको बनाना है हैबर विधि से, याद रखिएगा अमोनिया का निर्माण किस विधि से किया जाता है, हैबर विधि द्वारा किया जाता है। तो कह रहा है कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा मोलिबेडियम और लोहा लेते हैं, क्या लेते हैं, मोलिबेडियम और, ये आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन। ऐसे भी आपको उत्प्रेरक याद होना चाहिए, देखिए 2-4 प्रोसेस है जिसको याद रखना है, ये है हैबर विधि, हैबर, वो सवाल आपको याद होना चाहिए, आपको कॉन्टेक्ट प्रोसेस याद होना चाहिए, ये 3-4 प्रोसेस आपको डिकॉन प्रोसेस याद होना चाहिए, ये 4 प्रोसेस आपको याद होना चाहिए, या तो इससे कंपाउंड का नाम पूछ सकता है या फिर इसे उत्प्रेरक का नाम पूछ सकता है, ठीक है। हैबर विधि से क्या बनता है, अमोनिया बनता है, ओसवाल्ड विधि से क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड बनता है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस से क्या बनता है, H2SO4 बनता है, डिकॉन प्रोसेस से क्या बनता है, क्या बनता है जी। चलिए अगला क्वेश्चन, जल का बड़े स्तर का मृदुकरण किया जाता है, कह रहा है कि जल को बड़े स्तर पर मृदुकरण, मृदुकरण का मतलब क्या होता है, माने उसको सॉफ्ट बनाया जाता है। जल 2 प्रकार का होता है, एक हार्ड वाटर है और एक सॉफ्ट वाटर।
तो कह रहा है किस विधि द्वारा जो होता है उसको मृदु किया जाता है, यानी सॉफ्ट किया जाता है। एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस द्वारा, ये नहीं होगा। परम्यूटेट प्रक्रम द्वारा कि विद्युत अपघटन के आसवन द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा जी, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन चलिए, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन होता है समाप्त। इसमें बीसी क्वेश्चन दिया गया है। तो जितने भी आपको क्वेश्चन पढ़ाया गया है आप अच्छे से इसको देखिए और आप प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए। बहुत जल्द हम लोग 3 और सेट पढ़ने के बाद हम लोग अब फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मैथ। तो चलिए इस क्लास में इतना ही।